अभी तक में बच्चे जितने भी क्विज के सॉल्यूशंस पेंडिंग है, लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू देम, ओके, वन बाय वन. फर्स्ट, yesterday's f of x is twice differentiable function satisfying f of 1 is equal to f of 2, both of them are 0. इग्नोर नहीं करना, हर एक इन्फॉर्मेशन हमें कुछ रिवील करता है. ओके, ध्यान से देखो. अब ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या देता है? f डबल डैश एक्स माइनस 2 f डैश एक्स प्लस f ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 पावर x. सेकेंड डेरिवेटिव का इन्वॉल्वमेंट है. डिस्कशन हमें f के बारे में करना है, राइट. सो f के रिलेटेड यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव का प्रेजेंस है. इमीडिएटली इस डेरिवेटिव को कोई एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ समथिंग या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, राइट, कोशिश करते हैं. अब आप इसे ध्यान से देखें इस पार्ट को. ओके, 1 को तो आप इधर शिफ्ट ही कर दें. बच्चा क्या आ गया? f डबल डैश एक्स माइनस 2 f डैश एक्स प्लस f ऑफ x. सिर्फ लेफ्ट साइड को देखो, राइट साइड तो बच्चे इन टर्म्स ऑफ x ही है, जो कुछ भी है. फाइन, हम सब ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, राइट, या सेकंड ऑर्डर का है. तो कोई बात नहीं, हम इसे कन्वर्ट करके देखते हैं. क्या मैं इसे लिख सकती हूँ बच्चे आज f डबल डैश एक्स माइनस f डैश एक्स एंड माइनस f डैश एक्स प्लस f ऑफ x. तो ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ आज तो. इज दैट फाइन? कैन वी राइट इट आज तो? क्या ये पार्ट इसी का डेरिवेटिव है? तो अगर मैं इसे g कंसीडर करूं, इज दिस d माइनस इज ग्रेटर देन ए फंक्शन ऑफ x. लिख सकते हैं इसे. और आपको आदत y में करने की है, तो आप उसी तरह से इसे ट्रीट कर ले. dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ x. इज दैट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? यस. और उसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है. एंड माइंड इट, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप पास्ट ईयर में देखिए, बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे. एंड जी एडवांस में तो बच्चे आपको लाइन से क्वेश्चंस मिलेंगे. और एक बार अगर आदत हो जाती है ना बच्चे हैंडल करने की, बहुत इजीली आप इन्हें कर सकते हैं. अब बता दे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेते हैं हम? e पावर माइनस 1 dx, राइट. दैट मीन्स e पावर माइनस एक्स. इस केस में e पावर माइनस एक्स होगा. ये हमारा कंप्लीट एनालिसिस हो गया. अब आप इसे यहीं पे छोड़ दें, जरूरत नहीं है आपको उसे कंटिन्यू करने की, क्योंकि आप यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लोगे, फिर इन टर्म्स ऑफ ये आप सोल्यूशन निकालोगे, फिर दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, फिर उसे सॉल्व करोगे. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है इसे हैंडल करने के लिए. कम बैक टू द ओरिजिनल थिंग. उसमें दोनों तरफ e पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दैट फैक्टर व्हिच हेल्प्स अस टू इंटीग्रेट, व्हिच हेल्प्स अस टू कन्वर्ट इट इनटू एन एग्जैक्ट डेरिवेटिव. एंड उसी की ही हमें जरूरत है. फाइन, वेरी ब्यूटीफुल थिंग. तो अब हम इमीडिएटली e पावर माइनस एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमें मिल चुका है. दैट मेक्स दिस f डबल डैश एक्स माइनस 2 f डैश एक्स. अब क्योंकि e पावर माइनस एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए इनइक्वलिटी साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अदरवाइज हमें उस पे भी अटेंशन देना होगा. फाइन, हियर दिस इज द सेम. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलते ही सेकंड डेरिवेटिव है, आपने डायरेक्टली लिखना है फर्स्ट फंक्शन इज e पावर माइनस एक्स, सेकेंड फंक्शन इज f, या आप f इंटू e पावर माइनस एक्स के फॉर्म में लिख दें. फाइन, सो दिस इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इट. अगर आप चेक करना चाहें तो आप खुद के लिए चेक कर सकते हैं. आपको 2 बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है. न्यूटन का रूल आपको पता होना चाहिए. अगर आप nth टाइम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं फॉर ए प्रोडक्ट, देन इट सेज nc0. फर्स्ट फंक्शन को आप nth टाइम डिफरेंशिएट कर दे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखें, कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ उसका. एंड nc1 फर्स्ट फंक्शन को n माइनस 1th टाइम, सेकंड फंक्शन को एक बार. जैसे बाइनोमियल एक्सपांशन लिखते हैं बच्चे, वहां पे हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख रहे हैं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन nth टाइम डिफरेंशिएशन. इज दैट फाइन? अब आप खुद के लिए वेरीफाई कर लें बच्चे. e पावर माइनस एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आ जाएगा? e पावर माइनस एक्स एंड द सेकंड फंक्शन एज इट इज. देन कम्स 2c1 व्हिच इज 2. इसका डेरिवेटिव एक बार, इसका डेरिवेटिव एक बार. बच्चा ये वाला टर्म क्रिएट हो गया. एंड देन द लास्ट टर्म, तो वेरीफाई हो गया. फ्रॉम हियर कैन वी से इसका सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन ए पॉजिटिव क्वांटिटी. तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव कंफर्म्ड है इस फंक्शन का, f ऑफ x का नहीं, e पावर माइनस एक्स इंटू f ऑफ x के लिए. फाइन, जब इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डज इट मीन ग्राफ ऑफ e पावर माइनस एक्स इंटू f ऑफ x इज कॉन्केव अपवर्ड? यस, इसका ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड्स है. परफेक्ट. अब हमारे पास f के 2 जगह पे वैल्यू गिवन है, तो हम देख लेते हैं कि y ऑफ 1 क्या आएगा. दिस इज 0, तो ये बन जाता है 0. y ऑफ 2 भी 0 ही है. बच्चे अब आप बताएं, ये ऐसा फंक्शन है और इसका ग्राफ इस तरह का है कि ये कॉन्केव अपवर्ड है एंड एक्स एक्सिस को 1 एंड 2 पे कट करता हुआ निकला है. तो बताएं, कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ जो 2 जगह पे एक्स एक्सिस को कट किया है, क्या उसके बीच में जो पोर्शन होगा, वोंट इट बी बिलो एक्स एक्सिस?
बाउंड टू बी, राइट। तो क्लियर है 1 से 2 के बीच में हर जगह इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, इसका एफ ऑफ एक्स का नहीं। e पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स विल बी नेगेटिव ऑलवेज विद इन द इंटरवल 1 to 2। अब अगर 1 से 2 में ये नेगेटिव है एंड e पावर माइनस एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, डज इट मीन दैट एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव? यस, क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इट सेज let point A be 3, 2, B and C be two more points on x minus y equal to 0 and x axis respectively. Then list perimeter of the triangle ABC is. I remember I think 2022 या 23 में एक क्वेश्चन है जो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है एंड ये कॉन्सेप्ट मैंने स्ट्रेट लाइन के रिवीजन सेशन में डिस्कस भी किया है। मैं तो लेटेस्ट क्वेश्चन की आपको बात की कि 2022 या 23 में आया था, लेकिन उससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा है। लुक एट, लेट ए बी ए पॉइंट व्हिच इज 3, 2 और हमारा डिस्कशन हो रहा है बच्चे y इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। फाइन बच्चे बता दे 3, 2 कहां पे आएगा? हियर ये पॉइंट का हम नाम दे देते हैं आज ए। हमें क्वेश्चन ने कहा बी पॉइंट हमें y इक्वल टू एक्स लाइन पे लेना है एंड सी पॉइंट कहीं इस लाइन पे लेना है। अभी हमें पता नहीं कहां लेना है बट दे आर गोइंग टू वेरी ऑन दिस टू लाइंस। फाइन, सच दैट पेरीमीटर ऑफ दिस शुड बी लिस्ट। हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल मस्ट बी लिस्ट, राइट। तो करना क्या है, हमें चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये जो वैल्यू है बच्चे ये लिस्ट होना चाहिए, राइट। और क्या हम सबको ये पता है कि किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में जब आप एक पॉइंट का इमेज लेते हैं और इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो ये डिस्टेंस से सेम ही आता जाता है, राइट। एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन is always equidistant from the pre-image and image, right? We are just going to use that simple concept. अब अगर मैं A का इमेज ले लेती हूँ with respect to this line बच्चे, let me take it as P. So can I say AB is same as PB? Yes. BC को आज it is रहने देते हैं एंड A पॉइंट का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं बच्चे साथ में। y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर आप h, k का इमेज लेते हैं दैट इज k, h, तो बच्चा ये पॉइंट है 2, 3, राइट। अब इसका हम इमेज ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो वो पॉइंट का हम नाम दे देते हैं आज Q पॉइंट और बच्चे उसके कोऑर्डिनेट्स 3, -2 एंड वी नो AC इज सेम आज QC। परफेक्ट। तो अब हमारा क्वेश्चन सिंपल सा रह जाता है, PB प्लस BC प्लस CQ लिस्ट होना चाहिए। फाइन बच्चा अच्छे से ध्यान देना, दिस प्लस दिस प्लस दिस हमें मिनिमम चाहिए एंड हम सबको ये बात पता है कि स्ट्रेट पाथ इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ, पता है ना हम सबको। इसका मतलब अगर मुझे बी पॉइंट इस लाइन पे कहीं चाहिए, सी पॉइंट इस लाइन पे कहीं चाहिए, ताकि ये जो सम है ये मिनिमाइज होना चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जब वो पॉइंट कोलिनियर हो P एंड Q के साथ। दैट मीन्स हमारे पास जो रिक्वायर्ड B है वो ये है, रिक्वायर्ड C है वो ये है। कई बार B एंड C के कोऑर्डिनेट्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन लेना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने आपको पेरीमीटर पूछा है, दैट मीन्स आपको P Q के बीच का डिस्टेंस आंसर देना है, दैट्स इट। एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स क्विकली यू कैन फाइंड 1 + 25 स्क्वायर रूट व्हिच इज रूट 26। परफेक्ट। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से बच्चे ये सब हमने डिस्कस किया है, जस्ट गो थ्रू देम, परफेक्ट करना है। ये तो मैंने एक केस पे क्वेश्चन दिया है, इस पे और भी केसेस है, प्लीज गो थ्रू देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज f of x be a twice differentiable function satisfying f of 0 is 5, f of 2 is 7. If g of x is this and it intersects the graph of f of x exactly at 2 points in the open interval 0 and 2 पे फंक्शन का वैल्यू गिवन है एंड 0 से 2 के बीच में इट सेज इसने f of x को दो जगह पे इंटरसेक्ट किया है, then minimum number of roots of f double dash x equal to 2 in the interval 0 to 2 is what? अब देखें क्वेश्चन ने बेसिक लेवल पे डिस्कशन f of x एंड g of x के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेके बिगिन किया है, तो हम भी वहीं से स्टार्ट करते हैं। f of x माइनस g of x, हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, इसका नाम दे देते हैं आज h of x। फाइन, और हमें क्लियर है f of x एंड g of x इक्वल बन रहे हैं दो जगह पे 0 से 2 के बीच में। फाइन, तो दो सोल्यूशन इनका ओपन इंटरवल 0 से 2 के बीच में तो है ही। लेट्स टेक देम आज x1 एंड x2। दो सोल्यूशन h of x इक्वल टू 0 के हमें मिल चुके हैं। अब x इक्वल टू 0 एंड 2 पे f of x का वैल्यू हमें पता है एंड g of x तो फंक्शन ही नोन है, तो देख लेते हैं h of 0 इज व्हाट? h of 0 ये हो गया 5 एंड g of 0 इज 5। बच्चा ये वैल्यू भी 0 है, दैट मीन्स 0 भी h of x इक्वल टू 0 का एक सोल्यूशन है। परफेक्ट। अब हमें f of 2 का भी पता है बच्चे, तो h of 2 भी चेक कर लेते हैं। दिस इज 7
एंड HF2 4 minus 2 2 plus 5 7, दैट मीन्स 2 भी इसका एक सोल्यूशन है। तो बच्चे f of x माइनस g of x इक्वल टू 0 के हमारे पास 4 सोल्यूशंस तो नोन है, एंड हमें पता है फॉर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इन बिटवीन टू रूट्स ऑफ इट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव। दैट मीन्स h of x की ये 4 सोल्यूशंस है ना, तो h डैश x के 3 सोल्यूशंस कंफर्म्ड है एंड h डबल डैश x के 2 सोल्यूशन कंफर्म्ड है, राइट। एंड h डबल डैश x इक्वल टू 0 मीन्स f डबल डैश x माइनस जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। एफ डबल डैश हमें नहीं पता, हम उसे आज इट इज रहने देंगे। जी डबल डैश एक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बताएं 2x माइनस 1 इज जी डैश, दोबारा डिफरेंशिएट किया तो 2। इसका मतलब इसके जो मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो 2 है, और क्वेश्चन ने भी एग्जैक्टली वही चीज आपसे पूछी है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखें। इसका सोल्यूशन तो मैंने सेपरेटली पोस्ट कर ही दिया था, सो लेट्स जस्ट इग्नोर इट हियर बच्चा। It says f of n is this. N is a natural number. The number of perfect squares among f of 1, f of 2, so on up to f of 100. Right? इस तरह के क्वेश्चन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इन दैट केस आप बिगिनिंग के कुछ टर्म्स लिख के इसे एनालाइज करें, क्योंकि इस सीरीज का इवैल्यूएशन तो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो f of 1 आप देख लें। f of 1 कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, f of 1 मतलब एक टर्म नहीं बच्चे, आपको पैटर्न देखना है, उसका एंडिंग टर्म क्या है। n की जगह पे 1 रखते हैं तो ये पैटर्न का जो लास्ट टर्म है वो 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब f of 1 इज 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। फाइन, व्हाट इज इट बच्चे? 6 प्लस 1 7। अब f of 2 को देखें, 2 इसका मतलब लास्ट टर्म होगा 5 फैक्टोरियल, राइट। बच्चे 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड सारे फैक्टोरियल में यूनिट प्लेस 0 होता है ना, यस। तो जब कभी भी ऐसे परफेक्ट स्क्वायर की स्टडीज हम करते हैं ना, वो यूनिट प्लेस का स्टडी ही इनफ होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 आ ही नहीं सकता, राइट। तो अगर यूनिट प्लेस पे वो डिजिट्स क्रिएट होते हैं तो आप स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर तो बन ही नहीं सकता। एंड 5 फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस में 0 आता है, ये ऑलरेडी 7 है, तो बच्चा इसका यूनिट प्लेस पे तो 7 ही आएगा ना, वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। इसके आगे बच्चे अगर आप इसमें जो कि 7 है यूनिट प्लेस इसका, उसमें अगर आप कोई ऐसा और नंबर ऐड कर देते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है, जैसे कि हमें पता है 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 ऑनवर्ड सभी नंबर के फैक्टोरियल में यूनिट प्लेस 0 ही आता है, 0 आता है ना। तो अगर आप उन्हें फर्दर यहाँ ऐड भी करते हैं ना तो उनके सब में यूनिट प्लेस 0 होगा। तो ओवरऑल इस पैटर्न के हर एक n के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू क्रिएट होगा सबके यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 7 आ ही नहीं सकता। सो हियर आंसर इज 0, नो सच परफेक्ट स्क्वायर इज पॉसिबल। परफेक्ट। Next question. Let set A, which contains 100 elements, P1, P2, P15, are pairwise disjoint subsets. Pairwise disjoint means कोई भी 2 सबसेट अगर आप पिक करते हैं ना रैंडमली, आपको कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं मिलेगा। What does it mean? सिंपल वे में अगर हम इसे समझें, कोई भी एलिमेंट इस सेट का अगर हम लेना तो वो इन सबसेट्स के लिस्ट में एट मैक्स एक के पास होगा, या तो किसी के भी पास नहीं होगा, या अगर प्रेजेंट है तो एक ही के पास होगा, एक से ज्यादा के पास नहीं आ सकता। इन दैट केस पेयर वाइज डिसजॉइंट विल गेट अफेक्टेड, राइट। तो बस इतना ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बच्चे। द मोमेंट यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बच्चे, आपको ये सबसेट फ्रेम करना है 15 सबसेट्स। और सबसेट्स फ्रेम कैसे होते हैं? इनके एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके, राइट। तो आप एक एक एलिमेंट को उठाओगे और आपको डिसाइड करना है कि वो एलिमेंट को हम कितने तरह से प्लेस कर सकते हैं इन 15 हाउसेस में, राइट। सो फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। वो एलिमेंट या तो कोई एक घर में होगा इन 15 में से, या तो किसी में भी नहीं होगा। इसका मतलब किसी एक में होना मतलब 15 वेज, एंड किसी में भी नहीं है 1 वे, राइट। 16 वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ईच एलिमेंट ऑफ इट। सो 16 इंटू 16 इंटू 16 कितने एलिमेंट्स है? 100। आंसर इज 16 पावर 100। सिंपल है ना, सिर्फ सबसेट्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, राइट। नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2000। बच्चे इमीडिएटली x माइनस वाई एंड x प्लस वाई 2 फैक्टर की तरह हम इसे ब्रेक कर देंगे, एंड इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर देंगे। बच्चे दिस इज 2 इंटू 1000, एंड 1000 मीन्स 10 क्यूब, एंड एक 10 के पास एक 2 एंड एक 5 होता है। दैट मीन्स 1000 के पास 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब होगा। सो दिस इज 2 पावर 4 इंटू 5 क्यूब। परफेक्ट। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, आपको ज्यादा कोई हीट एंड ट्रायल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स एंड वाई 2 इंटीजर्स है बच्चे, 2 इंटीजर्स को ऐड करके अगर इवन बनता है तो उनका सबट्रैक्शन भी इवन ही आता है ना। अगर 2 इंटीजर को ऐड करके ऑड आता है तो उनका डिफरेंस भी ऑड ही आता है।
ये बात तो सबको पता है ना। तो यहाँ से एक चीज तो कंफर्म हो गया, x एंड y इंटीजर्स है तो या तो ये दोनों ही इवन होंगे या ये दोनों ही ऑड होंगे। दोनों ऑड होके प्रोडक्ट इवन नहीं आ सकता। तो कंफर्म्ड है x माइनस वाई एंड x प्लस वाई दोनों ही इवन है। फाइन। अब क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट दोनों इवन है, दोनों का प्रोडक्ट ये है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक एक 2 इन दोनों को पहले दे ही देते हैं ताकि दोनों इवन में कन्वर्ट हो जाए। अब हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब ऑन द राइट हैंड साइड। फाइन। अब हमें इसे ब्रेक करना है इन प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, दैट्स इट। तो अगर हम इसे कैपिटल X एंड कैपिटल Y ट्रीट कर लेते हैं ना, तो हमें चाहिए in how many ways that we can split this into product of 2 factors। बच्चे ये सबको आता है ना, इसका कोई भी एक फैक्टर हम लेंगे और किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर के आप एक्सपोनेंट लेंगे, उसमें +1 करेंगे, इसका एक्सपोनेंट इसमें +1, इतने इन टोटल इसके फैक्टर्स पॉसिबल है। कितने हो गए बच्चे? 4 इंटू 3 12, राइट। 12 इसके डिफरेंट फैक्टर्स पॉसिबल है और एक फैक्टर हम इसे दे देंगे एंड ऑटोमेटिकली द बैलेंस पार्ट विल कम टू y। तो कितने तरह से आप x एंड y चूज कर सकते हैं? जितने इसके फैक्टर्स पॉसिबल है, राइट। सो आंसर इज 12। अब जैसे ही आपने x एंड y फ्रेम कर लिया 12 वेज में, बच्चे हर x एंड y के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको स्मॉल x एंड y मिल जाएंगे। सो कॉरेस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दैट विल गेट इज 12। फाइन बेटा। हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ध्यान देना, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइंग दिस, लेट दिस एंड दिस। और हमें डिस्कस करना है वो इन्वर्टिबल है या नहीं है, मतलब हमें डिस्कस करना है उनका डेट वैल्यू 0 है या नॉन जीरो है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बस इतना सा डिस्कशन करना है। और जब भी डेट वैल्यू का डिस्कशन करना हो, हमें पी एंड क्यू के बारे में करना है ना, इमीडिएटली बिगिन विद देयर प्रोडक्ट, दैट्स इट। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम स्टडी कर लेते हैं। सो लेट अस जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू, बच्चे a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2i मल्टीप्लाइड विथ a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2i। एज सच कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेबल नहीं होता। हम नंबर्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे जो मैट्रिसेस इन्वॉल्व है वो कम्यूटेबल है। मतलब जैसे a एंड i का इन्वॉल्वमेंट है, a इंटू आई करे या i इंटू a करे, एक ही बात होता है, तो कम्यूटेबल है। उस केस में जैसे आप नंबर रिलेटेड डीलिंग करते हैं ना, आप उसी तरह से कर सकते हैं। तो बच्चे मैं इसे x कंसिडर कर लेती हूँ, इसे y, सो आई हैव x माइनस y, x प्लस y, सो दैट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। परफेक्ट। इसे एक्सपांड कर देते हैं जैसे आप नंबर्स में करते हैं। इन जनरल हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए काम नहीं कर सकते। अगर यहाँ a प्लस बी होता तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, राइट। यहाँ पे i है इसलिए हम कर पा रहे हैं। और ये हो गया बच्चे 4a स्क्वायर एंड हियर माइनस 4a स्क्वायर, ये इसे किया कैंसिल। सो वी एंडेड अप गेटिंग p क्यू मैट्रिक्स टू बी दिस। एंड क्वेश्चन ने कहा है a क्यूब इज अ नल मैट्रिक्स। अगर a क्यूब नल मैट्रिक्स है बच्चे, दोनों तरफ आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर 4 भी तो एक नल मैट्रिक्स ही होगा। सो वी एंड अप गेटिंग दिस इज 4i। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू को स्टडी करना है बच्चे, राइट हैंड साइड तो नॉन जीरो ही है ना, क्योंकि i का डेट वैल्यू 1 आता है एंड 4 being a scalar we write it as 4 power n, date value of i which is 1। नॉन जीरो है ना बच्चे, क्लियरली n is nothing but the order of the matrices which are involved। यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था इसलिए मेंशन नहीं, लेकिन क्लियर है कि ये नॉन जीरो है। अब राइट हैंड साइड नॉन जीरो है एंड लेफ्ट हैंड साइड दो डेट का प्रोडक्ट है। डज इट मीन बोथ ऑफ देम आर नॉन जीरो? दैट मीन्स बोथ ऑफ देम आर इन्वर्टेबल। फाइन। नेक्स्ट देखें बेटा, हियर बेटा, if k1 k2 k3 k51 are different arrangements of 501 502 503 and so on 551, then for how many such arrangements this is odd? बच्चे अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फैक्टर्स है और उनका प्रोडक्ट हमें ऑड चाहिए, डज इट मीन इंडिविजुअल फैक्टर हैज टू बी ऑड? अगर उन फैक्टर्स में से कोई भी एक इवन बन जाता है तो पूरे नंबर को इवन में कन्वर्ट कर देगा। सो वी वांट सच k1 k2 k3 for which this is odd, this is odd, individually each one must be odd। फाइन। अब बताएं दो नंबर का डिफरेंस ऑड कब आएगा? जब दोनों में से एक इवन हो और दूसरा ऑड हो, राइट। तो यहाँ पे ये है ऑड नंबर, मतलब हमें k1 चाहिए इवन और ये इवन है तो हमें k2 चाहिए ऑड। व्हाट डज इट मीन? जहां कहीं भी ये जो फर्स्ट नंबर है फैक्टर में वो ऑड है, हमें उसके साथ इवन चाहिए और इवन के साथ ऑड चाहिए। तो चेक कर लेते हैं 101 102 151 51 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से 101 से स्टार्ट हुआ है, ऑड नंबर से बिगिन हुआ है। इसके मतलब इन टोटल वी हैव 26 ऑड नंबर्स एंड 25 इवन नंबर्स। परफेक्ट। अब k1 k2 k3 का भी लिस्ट देख लेते हैं। उसमें हमारे पास 501 502 551 है, उसके पास भी 26 ऑड नंबर्स है एंड 25 इवन नंबर्स है, राइट। और हमारा रिक्वायरमेंट है ऑड के साथ इवन का एसोसिएशन। ये 26 है, ये 25 है, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। एक ऑड नंबर रह ही जाएगा जो इवन के साथ एसोसिएट हो ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 0। फाइन।
Next question. K for which f of x is equal to this has 3 points of non-differentiability. यहाँ K as an unknown है. That makes the work little interesting. लेकिन simple है, interesting है, simple है. ध्यान देना. हम इसे करेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से. मॉड x का ग्राफ हम सबसे पहले देखेंगे. उसके बाद हम उसे K यूनिट शिफ्टिंग होगी वर्टिकली एंड देन उसका लिया जाएगा मॉड्यूलस एंड देन फाइनली उस ग्राफ को हम 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे डाउनवर्ड एंड लास्ट स्टेप में बच्चे उसका लिया जाएगा मॉड एंड हमें देखना है कि उसमें जो नंबर ऑफ शार्प कॉर्नर्स क्रिएट होने चाहिए वो 3 होने चाहिए. वो किन के लिए पॉसिबल है. राइट. सो बिगिन करते हैं बच्चे. y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो तो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. राइट. देन मॉड x माइनस के. बच्चे यहाँ बीच में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे मॉड x माइनस के. ओके. फिर हम मॉड्यूलस लेंगे. तो मॉड x माइनस के मीन्स व्हाट. हम उसे वर्टिकली शिफ्ट कर रहे हैं. फाइन. अगर k पॉजिटिव है तो ये ग्राफ डाउनवर्ड मूवमेंट होगा और अगर k नेगेटिव है तो अपवर्ड मूवमेंट होगा. क्योंकि k नेगेटिव होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना. यस. तो क्लियरली k के ऊपर डिपेंडेंट हमारे पास 3 केसेस यहाँ क्रिएट हो रहे हैं. हम तीनों केसेस को यहाँ पे ले लेते हैं. अगर k का वैल्यू 0 है तो ये एज इट इज ही रहेगा और अगर k का वैल्यू पॉजिटिव है बच्चे तो ये नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगा अगर k पॉजिटिव है. ओके. और अगर k का वैल्यू नेगेटिव है तो ये ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा. सारे केसेस, कुछ भी मिस नहीं करना है. वेरी सिंपल वर्क इट इज. ओके. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, मॉड लेना है. ये ग्राफ रहेगा एज इट इज. ये ट्रांसफॉर्म हो गया इस तरह से बच्चे एंड ये ग्राफ रहेगा एज इट इज. फाइन. नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना है, हमें इस ग्राफ को 2 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट करना है. उसके बाद फिर हमें मॉड लेना है. राइट. तो 2 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्टिंग की बात करते हैं. सबसे पहले इसे अगर हम शिफ्ट करते हैं तो बच्चा इसका जो वी फॉर्मेशन है ना वो मैटर करेगा किस जगह पे बन रहा है. लिखते जाएं. ओके. 0,-2 पे क्रिएट होगा. इस तरह के सिचुएशन में जब आप इसे 2 यूनिट डाउनवर्ड मूव करेंगे बच्चे, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा. फाइन. तो अगर ये एग्जैक्टली 0,2 है बच्चे तो आप उसे 2 यूनिट जब नीचे की ओर शिफ्ट करेंगे ना तो वो 0 पे आ जाएगा. राइट. तो यहाँ जिस केस की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, जब ये पॉइंट 0,2 हो, मतलब ये पॉइंट 0,-2 हो. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट k वैल्यू टू बी 2. राइट. तो अगर k का वैल्यू 2 है तो सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा. और अगर ये पॉइंट 0 से 2 के बीच में है, माइंडेड 0 से 2 के बीच में है, तो जब आप उसे 2 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे बच्चे तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस से नीचे आ जाएगा. राइट. तो ग्राफ कुछ उसका इस तरह से क्रिएट होगा. देखें हियर. राइट. ये कब होगा, जब ये जो पॉइंट है वो 0 से 2 के बीच में हो. फाइन. दैट मीन्स बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन ये जो पॉइंट है बच्चे ये -2 से 0 के बीच में होना चाहिए. सो k वैल्यू 0 to 2. परफेक्ट. थर्ड केस इन दिस हो सकता है ये पॉइंट 2 से अबव हो. दैट मीन्स ये वाला पॉइंट बच्चे -2 से नीचे की ओर हो. राइट. उस केस में जब हम उसे 2 यूनिट नीचे की ओर शिफ्ट करेंगे ना तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा. हियर. फाइन. तो ये 3 केसेस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है. फाइन. अब आ जाते हैं इस पे, जब k का वैल्यू लेस देन 0 है उस केस में बच्चे जब आप 2 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्टिंग की बात करेंगे, अगेन वी नीड टू डिस्कस कि ये पॉइंट कहाँ पे है. राइट. तो एक केस अगर ये पॉइंट 0,2 पे ही है, दैट मीन्स अगर k का वैल्यू -2 है, इन दैट केस जब आप उसे 2 यूनिट नीचे की ओर शिफ्ट करेंगे तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा. और अगर ये पॉइंट 0 से 2 के बीच में है, दैट मीन्स k का वैल्यू -2 से 0 में है, तो जब आप उसे 2 यूनिट नीचे की ओर शिफ्ट करेंगे वो ग्राफ कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा. और ये कब होगा बच्चे, जब k का वैल्यू -2 से 0 में हो. और अगर ये 2 से अबव है, दैट मीन्स अगर k का वैल्यू -∞ से -2 में हो ना, आप उसे 2 यूनिट नीचे की ओर भी शिफ्ट करेंगे तब भी वो एक्स एक्सिस के पास नहीं आने वाला. इट विल स्टिल रिमेन अबव एक्स एक्सिस ओनली. फाइन. अब लास्ट स्टेप जिसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको देखते हुए आंसर करेंगे, जिसमें हम होल मॉड ले रहे हैं बच्चे. तो ये नीचे वाला पोर्शन इस तरह से ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर की ओर चला जाएगा. तो आप देखिए बच्चे इस केस में कितने शार्प कॉर्नर का फॉर्मेशन हुआ, 3, जो हमारे लिए फेवरेबल है. दैट मीन्स ये केस हमारे लिए एक्सेप्टेबल है. और ये k इक्वल टू 0 कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब k का वैल्यू 0 आज एक्सेप्टेबल इन आवर आंसर. नेक्स्ट केस हियर, जब आप इसे मॉड लेके ट्रांसफॉर्म करेंगे ना बच्चे तो आपको एक्चुअली ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं. आप खुद यहाँ पे देखें 1 2 3
3 शार्प कॉर्नर ऑलरेडी है। जब आप ये इस तरह से टर्न कर देंगे तो 2 शार्प कॉर्नर यहाँ पे भी क्रिएट होंगे, 5 हो गए ना, तो रूल्ड आउट है, ये हमें नहीं चाहिए। अब 0 से 2 के बीच में 3 शार्प कॉर्नर ऑलरेडी है, जब आप इसे ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे तो 2 शार्प कॉर्नर यहाँ पे भी क्रिएट होंगे, 5। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 ऑलरेडी है, जब आप इसे शिफ्ट करेंगे तो 2 और यहाँ पे और 2 और यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। न्यू शार्प कॉर्नर्स विल बी क्रिएटेड, रिजेक्टेड। तो ये केसेस तो हमें नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए दैट इज k = 0। नाउ कम ओवर टू दिस। इसमें जब आप होल मॉड भी लेंगे तो सेम ही रहेगा, मतलब एक शार्प कॉर्नर जो हमें नहीं चाहिए। इस केस में बच्चे हमारे पास 3 शार्प कॉर्नर का फॉर्मेशन होगा जो हमारे लिए फेवरेबल है, और यहाँ पे तो ये आज इट इज रहेगा। जब आप मॉड लेंगे तो एक ही शार्प कॉर्नर है जो हमें नहीं चाहिए, राइट। सो इन टोटल जो k के वैल्यूज हमारे लिए एक्सेप्टेबल है वो क्या है, -2 to 0 ओपन इंटरवल एंड इंक्लूसिव ऑफ 0। सो आंसर इज -2 to 0 0 क्लोज्ड, -2 ओपन। फाइन, नेक्स्ट बेटा, नंबर ऑफ k for which this has 4 real and distinct roots is। बच्चे हायर डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का स्टडी बहुत ब्यूटीफुली आप कर सकते हो ना, वही 2-3 स्टेप्स से इमीडिएटली। आप चाहो तो k को दूसरी तरफ शिफ्ट भी कर सकते हो और यू कैन कीप इट एज इट इज। हमें ये देखना है इसका जब हम ग्राफ बनाए ना तो एक्स एक्सिस को 4 डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे इंटरसेक्ट कब कर सकता है, किस k के लिए कर सकता है, राइट। तो इमीडिएटली y डैश ले लें, ये हमारे लिए y है। सो 4x3 28x -50। ग्राफ की बात कर रहे हैं तो y डैश y डबल डैश, बच्चे दोनों चीजें आप इकट्ठा ले लो। सो y डबल डैश इज 12x² + 28। बता दे क्या ये हमेशा ही पॉजिटिव है? यस, दिस इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन 0। डज इट मीन दैट y डैश इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन? यस। और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो इंक्रीजिंग है एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट मींस y डैश का एक ही सोल्यूशन है, दैट मींस ग्राफ ऑल थ्रू आउट कॉन्केव अपवर्ड है। एंड जो y डैश का वैल्यू है मतलब ग्राफ ने एक ही जगह पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट का फॉर्मेशन करना है। एंड बचा 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, और 4th डिग्री पॉलिनोमियल ना एक्स एज -इंफिनिटी इंफिनिटी से नीचे की ओर आता है, एंड एक्स एज इंफिनिटी पे भी वो इंफिनिटी हाइट पे वापस जाता है। आप यहाँ पे एक्स एज -इंफिनिटी और इंफिनिटी पुट करके देख लें तो ये ग्राफ ऊपर से आएगा और ऊपर की ओर ही रिटर्न चला जाएगा और ऑल थ्रू आउट कॉन्केव अपवर्ड रहेगा। तो क्या इस तरह का कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। इस तरह का ग्राफ एट मैक्स किसी भी लाइन को 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर सकता है, 4 जगह पे तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो नो सच के। फाइन, नेक्स्ट इट इज f of x is this whole under modulus। हमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स चाहिए बच्चे, याद ही रख लो। हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले रिवीजन सेशन में भी डिस्कस किया है, पर्टिकुलरली ओरली आंसर करना है। अगर कोई लीनियर फैक्टर है पावर 1 के साथ प्रेजेंट है विद इन मॉड्यूलस तो नॉन डिफरेंशिएबल ही क्रिएट करेगा वहां पे जहां पे ये 0 बनता है। फाइन, जैसे ही उसका पावर इंक्रीज हो जाता है ना, जरूरी नहीं नेचुरल पावर के साथ हो बच्चे, 1 से बड़ा कोई भी पावर ले लो आप, 1.5 5/2 3/2 4/3 कुछ भी पावर है 1 से बड़ा है वो वहां पे उसे डिफरेंशिएबल बना देगा। तो 2 3 10 इन सब जगह पे वो डिफरेंशिएबल आएगा, एंड द ओनली पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी विल बी एट x = 1। फाइन, एंड 1 2 3 10 इन पॉइंट्स के अलावा बाकी हर जगह पे तो वो डिफरेंशिएबल ही आना है ना बाय डिफॉल्ट। कंपोजिट फंक्शन ये रूल हमने पढ़ा है, देखिए आप, अगर ये डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल है दिस विल बिकम अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल। f के बारे में, f मतलब मॉड्यूलस नॉन डिफरेंशिएबल होता है, मॉड x नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहां पे x 0 बने, राइट। दैट मींस जब ये 0 बनता है वहीं पे यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का चांस क्रिएट होता है, हम चेक ही वहीं पे करते हैं, बाकी हर जगह पे ये बाय डिफॉल्ट डिफरेंशिएबल ही होगा। सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बच्चे 1। लेकिन अगर यहाँ पे भी पावर में ले सपोज 3/2 कर दी होती, अब आ जाता आंसर एज 0। क्लियर, नेक्स्ट बच्चे इट सेज p be a point of minima in a differentiable function f of x satisfying this। point of minima है बच्चे, what does it mean? f double dash x is positive, f dash x is 0। फाइन, इमीडिएटली इस इक्वेशन में पुट कर दे बच्चे, ये आ गया 0, ये है पॉजिटिव, तो बच्चा ये जो कुछ भी है ये ग्रेटर देन 7 है, ये तो कंफर्म्ड है। So can we say 2x² plus y² is greater than 7? फाइन, और हमें ये पता लगाना है कि इस एलिप्स के ऊपर उस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो तो उस पॉइंट के लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अगर वो पॉइंट इस एलिप्स के बाहर है तो आंसर इज 2, एलिप्स के अंदर है 0, एलिप्स पे है आंसर इज 1। तो बस ये चेक करना है कि यहाँ जो x, y इन्वॉल्व है वो इस एलिप्स के रेस्पेक्ट में कहाँ लाई करता है, राइट। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं बच्चे 3x² + 2y² का वैल्यू हमें जानना है 6 से बड़ा है या 6 से छोटा है, एंड वी नो 2x² + y², तो x² को अलग कर देते हैं, 2x² आ गया, एंड y² एक ले लेते हैं एंड एक y² को हम सेपरेटली लिख देते हैं। दिस इज ग्रेटर देन 7, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 7 + x² + y² आया, एंड दैट वी कैन टेक इट एज फर्दर ग्रेटर देन 7। तो जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 7 आ रहा है तो क्या इस एलिप्स के रेस्पेक्ट में वो आउटसाइड पॉइंट हुआ? यस। सो फ्रॉम एनी आउटसाइड पॉइंट देयर आर 2 टेंजेंट्स पॉसिबल। क्लियर बेटा, नेक्स्ट
It says number of factors of this of the kind 8k plus 1. देखो, अगर आप इसे याद रख लेते हैं कि हर ऑड नंबर को जब हम स्क्वायर करते हैं दैट कम्स आउट टू बी ऑफ द फॉर्म 8k plus 1, देन इट विल बी गुड. 8k plus 1 काइंड ऑफ नंबर का एनालिसिस विल गेट वेरी सिंपल फॉर यू. याद ही रख लें, ठीक है. उस तरह से अगर हम इसे करें तो क्लियर है 8k plus 1 कोई ऑड नंबर का स्क्वायर है. दैट मीन्स उन फैक्टर्स में 2 का प्रेजेंस नहीं आ सकता, तो ये तो हमारे लिए है ही नहीं. अब 5 और 7 के एक्सपोनेंट्स को लेके हम वो फैक्टर क्रिएट करेंगे और वो इस तरह से होना चाहिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. दैट मींस 5 और 7 दोनों के जो एक्सपोनेंट्स होने चाहिए वो इवन होने चाहिए, राइट. तो जब हम इसका एक फैक्टर क्रिएट करेंगे दैट इज 5 पावर n1 इंटू 7 पावर n2 where we want n1 and n2 both to be even. अब क्योंकि इसका एक हिस्सा है, इसका एक टुकड़ा है, इसका एक फैक्टर है, दैट मीन्स जो n1 की पॉसिबिलिटीज है वो 0, 2, 4 so on till 20 होगा. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज बच्चे? 2 से 20 तक में हमारे पास 10 इवन नंबर्स आ दो एंड 0, सो इट इज इन टोटल 11 पॉसिबिलिटीज. उसी तरह से n2 इवन नंबर ही होगा, 0, 2, 4 so on till 30. कितने हो गए बच्चे? 16 केसेस. सो नंबर ऑफ वेज n1 एंड n2 बोथ कैन बी डिसाइडेड इज 11 into 16. क्लियर? और अगर किसी को ये चीज याद नहीं है तब भी नथिंग टू वरी, 2-3 स्टेप ज्यादा हो जाएंगे लेकिन क्वेश्चन छोड़ने वाली बात नहीं आएगी, ठीक है ना. लुक एट 8k plus 1, ये इवन है, प्लस 1 ऑड होगा, तो क्लियर है 2 का प्रेजेंस उसमें नहीं आ सकता. क्लियर? नाउ वी वांट 8k plus 1 कैटेगरी ऑफ नंबर टू बी क्रिएटेड. तो उसके लिए हमें इन इंडिविजुअल को स्टडी करना होगा कि 5 का कौन सा एक्सपोनेंट ले और 7 का कौन सा एक्सपोनेंट ले ताकि वो मल्टीप्लाई होके 8k plus 1 कैटेगरी ऑफ नंबर क्रिएट कर पाए. फाइन. तो उसके लिए आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, जिसको मॉड्यूलर एल्गोरिथम क्लियर है वो उससे डायरेक्टली प्रोसीड कर सकता है. और आप कुछ भी मत करो इनमें से, डायरेक्टली एक्सपोनेंट्स को चेंज करते हुए भी आप मॉनिटर कर सकते हो. देखो जैसे 5 पावर हम 0 लेते हैं, क्या आता है बच्चे? 1. 5 पावर हम 1 लेते हैं, वी गेट इट टू बी 5. बच्चे 8 की फॉर्म में अगर हम बात करें, इज दिस 8k प्लस कैटेगरी ऑफ नंबर, राइट. अगर हम 5 स्क्वायर लेते हैं, सो 8 से अगर हम उसे डिवाइड करते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर? 1. सो इट इज 8k प्लस 1 कैटेगरी. ये भी 8k प्लस 1 ही है. एक और देख लेते हैं, 5 क्यूब, व्हाट इज इट? 125. बच्चे 8 से अगर हम इसे डिवाइड करें, व्हाट डू वी गेट? और आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं. 5 स्क्वायर 8k प्लस 1 है ना, इसको आप फर्दर 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पार्ट तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 5. तो ये हुआ 8k प्लस 5 कैटेगरी ऑफ नंबर. तो क्लियर है 5 का अगर हम इवन पावर लेते हैं तो 8k प्लस 1 बनता है और 5 का ऑड पावर 8k प्लस बनता है. फाइन. तो 5 के रेस्पेक्ट में डिस्कशन हमारा हो गया. अब आ जाते हैं 7. 7 के लिए भी आप उसी तरह से कर सकते हैं. 7 पावर 0 हमें देता है 1, उसे हम लिख सकते हैं 8k प्लस 1. बच्चे 7 पावर 1 हमें देता है 7, विच इज 8k प्लस 7, या 8k माइनस 1 भी आप लिख सकते हैं. 7 स्क्वायर मतलब हमने इसे 7 से मल्टीप्लाई किया, जो कि 8k माइनस 7 है, जिसे हम 8k प्लस 1 कह सकते हैं. तो यहाँ पे भी एकदम क्लैरिटी आ गई कि अगर 7 का इवन पावर हम लेते हैं तो 8k प्लस 1 क्रिएट होता है, एंड ऑड पावर के लिए 8k प्लस 7 लिख लो या 8k माइनस 1 लिख लो. फाइन. नाउ यू टेल मी, 2 तो रूल्ड आउट है पूरी तरह से. अब इसके पास बच्चे 2 तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी, या तो 8k प्लस 1 या 8k प्लस, और इसके पास 8k प्लस 1 और 8k माइनस 1 या प्लस 7, जैसे भी आप लिखना चाहें. ठीक है, हमें ओवरऑल 8k प्लस 1 चाहिए. तो देखते हैं दिस विद दिस कॉम्बिनेशन. बच्चा इसे तो आप इग्नोर कर दें, 1 into 1 रिमाइंडर 1 फेवरेबल है. क्या इसके साथ ये फेवरेबल होगा? नहीं, क्योंकि माइनस 1 आएगा मतलब प्लस 7 कैटेगरी का बन जाएगा, ये रूल्ड आउट है. क्या ये कॉम्बिनेशन फिजिबल है? नहीं, ये नहीं. -3 मतलब +5 रिमाइंडर देगा. दैट मींस एक ही कॉम्बिनेशन है जो वर्कआउट करेगा, और वो है जिसके लिए 5 का जो एक्सपोनेंट हो वो इवन हो एंड 7 का जो एक्सपोनेंट हो वो भी इवन हो. तो आप वहीं पे तो पहुंच गए वापस. क्लियर? नेक्स्ट हियर बेटा, इफ f of x is this then range is what? ये मैंने दिया था कि एक स्टूडेंट ने इस तरह से सॉल्व किया था, वो गलत है. मैं आपको डायरेक्टली प्रोसेस ही बता देती हूँ. इट इज x² + 1/x² + 2. इस तरह से कंटिन्यू करेंगे उससे अच्छा मैं इसे t कंसीडर कर लेती हूँ. x भी है नहीं, रियल नंबर बचा. x² 0 से इन्फिनिटी में होता है, 2 ऐड हो जाएगा तो 2 to इन्फिनिटी, और इसे हम लिखेंगे आज t - 2. तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हुआ ना, t is 2 to इन्फिनिटी. हमें इसका रेंज फाइंड करना है. फाइन. सो इमीडिएटली f' 1 - 1/t². बच्चा ये 0 कब बनेगा? जब t + -1 हो, और इनमें से कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में लाई ही नहीं करता. फाइन. अब रेंज लेने के लिए हमें यहाँ पे f of 2 लेना है एंड f of infinity लेना है. दैट्स इट. एंड 2 पे इसका वैल्यू आ जाता है 1/2,
एंड इन्फिनिटी पे बच्चा इसका वैल्यू आ जाएगा, दिस इज इन्फिनिटी माइनस टू इन्फिनिटी एंड दिस विल अप्रोच जीरो, सो इट इज इन्फिनिटी। बच्चा हमारा आंसर आया हाफ टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन में ही रहता है, हाफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाफ इज बिकॉज ऑफ टू एंड टू इज इंक्लूडेड, सो दिस वैल्यू इज इंक्लूडेड। फाइन, अब देखते हैं बच्चे उस बच्चे का सोल्यूशन गलत किस तरह से है। लुक एट, ही ट्राइड यूजिंग AMGM एट दिस स्टेप एंड AMGM से हमें मिनिमम वैल्यू तभी मिल पाएगा जब A एंड B कभी इक्वल होने का चांस हो, राइट? Because we know A plus B is greater than or equal to twice of root AB. A and B are two positive quantities. लेकिन equality तभी possible है, मतलब ये 2 तभी achievable है जब A and B equal हो। यहाँ पे A and B दोनों equal होने का chance ही नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों equal है that means you are saying x plus 2 whole square is equal to 1। बच्चे ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। हाउ कैन इट बी एवर इक्वल टू 1? ये केस कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, आउट ऑफ 10 पेयर्स ऑफ शूज a thief randomly picked 4 shoes and ran away. Then the probability that he selected exactly one complete pair is। very interesting question है, बहुत सिंपल आंसर करने में। देखें, 4 शू उसने पिक करके वो भाग गया। हमारे पास 10 पेयर्स है, मतलब टोटल 20 शूज आर देयर, राइट? जैसे आप टेम्पल वगैरह में जाते हो तो रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं ना शूज, पेयर में कैसे पिक कर पाएगा? रैंडमली वो 4 उठा के भाग गया। लेटर ही रियलाइज दैट ही हैज पिक्ड ओनली 1 कंप्लीट पेयर, राइट? दैट मींस जो 10 कंप्लीट पेयर है उसमें से किसी एक पेयर का सिलेक्शन हो गया, राइट? दैट मींस 2 शूज ने पिक कर लिया कंप्लीट पेयर में। और जो हमारे पास रिमेनिंग 9 पेयर्स है ना, उसमें से 2 आए हैं और वो कंप्लीट पेयर नहीं है, राइट? अब उसका डिस्कशन कितने तरह से हो सकता है आप देखना। एक तरीका, इस वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ बस, ठीक है? एक तरीका तो ये है बच्चे कि जो रिमेनिंग 18 शूज है ना उसके पास, उन 18 में से कोई भी 2 का उसने सिलेक्शन किया बट नॉट इन पेयर, एंड उन 18 शूज में 9 कंप्लीट पेयर्स आर देयर, तो उनमें से उसने कंप्लीट पेयर का सिलेक्शन नहीं किया है, राइट? सेकेंड वे ऑफ आंसरिंग बच्चे, 10C1 into, ये तो एज इट इज ही है, जो 9 पेयर हमारे पास है उसमें से लेट अस एज्यूम कि आपके पास 9 पेयर ऑफ शूज रख दिए गए हैं। आप 2 शू पिक कर रहे हो लेकिन कंप्लीट पेयर में नहीं है। इसका मतलब उन 9 बॉक्सेस में से मैं कोई 2 बॉक्स को सिलेक्ट करूंगी, एंड जैसे कि एक बॉक्स अगर मैं ओपन करूं तो मेरे पास 2 डिफरेंट शूज होते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट लेग के जो शूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, राइट? तो आप उस बॉक्स में से किसी एक का सिलेक्शन करेंगे एंड देन सेकंड बॉक्स में से एक और का सिलेक्शन करेंगे, राइट? इसे सिंप्लीफाई कर दे, यू विल एंड अप गेटिंग द आंसर। दोनों में किया आएगा। फाइन, सो वी आर थ्रू विथ आवर डिस्कशन। इसके पहले वाले क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट?